भारत के कुछ हिस्सों में मयूख कानून लागू होता है, कुछ हिस्सों में मिताक्षर कानून लागू होता है, कुछ बंगाल में उस समय दयाबाग कानून लागू होता था। आप बताइए किस कानून के तहत लाना? आप बैठे हो, वारिस पठान बैठे हो। मैम मेरे साथ सवाल तकलीफ कुछ हुआ कुछ, है ना। अरे आप भाई रिजर्वेशन क्वेश्चन दे दीजिए। पेपर तो देखिएगा। आप रिजर्वेशन दे दीजिए ना। क्वेश्चन पेपर देख के आंसर जवाब लिखा कीजिए ना। बोलिए। ये रटा रटा है, आंसर शीट लेके बैठ जाते हैं आप लोग, पढ़ना शुरू कर देते हैं, एक लाइन एक टिक मार्क एक में। नहीं, मेरे साथ आप पाकिस्तान से एग्जाम्पल लेना चाहते हैं क्या? प्रधानमंत्री पाकिस्तान से प्रेरणा लेंगे? अब प्रधानमंत्री को पाकिस्तान दिख रहा है। कॉमन सिविल कोड आएगा, अगर नपुंसकता के आधार पर तलाक होगा, बाजपन के आधार पर तलाक होगा या कोड के आधार पर तलाक होगा तो सबका होगा, नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। कमाल की बात देखिए, 10 साल से सरकार चुपचाप बैठी रही, अब 6 महीना बचे हैं, तो 6 महीने में मैं बात कर रहा हूं कि 6 महीने में आप क्या कर लेंगे? आपने सिर्फ एक बॉल उछाल दी है, जैसे गांव में। दोस्तों, भारत में यूसीसी आने के बाद अब सबकी एक पत्नी और एक पति होगा, यह सुनकर विपक्ष परेशान हो गए और असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यूसीसी का मतलब हिंदू सिविल कोर्ट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरा वीडियो। सैद्धांतिक बात तो करो, ये तो ऐसी बचकानी बात है कि जब अंग्रेजों से मुक्ति पाने की बात करनी थी तो कोई कहे पहले संविधान का मसौदा तो बताओ, पहले बताओ तो कि उसके बाद होगा कैसे, उसके बाद किस ढंग के नियम रहेंगे तब बताएंगे ना। पहले सिद्धांत रूप में तय था कि ब्रिटिश सरकार से मुक्ति पानी है, वैसे सिद्धांत रूप में तय था कि भारत को लोकतंत्र होना है, तब मसौदा होता है। और जहां तक मसौदा सिद्धांत रूप में तो आप बताइए, और आपके मुंह से एक बड़ी अच्छी बात निकल गई। अभी आपने कहा कि बौद्धों से राय ली, बीच में नहीं मिस्टर भदौरिया, ईसाइयों से राय ली, सिखों से राय ली। यही तो मैं कहना चाहता हूं। आप मुझे एक प्रतिनिधि बताइए, क्या किसी क्रिश्चियन को प्रॉब्लम है? क्रिश्चियन डोमिनेटेड गोवा में लागू है। और सुनिए, सिख को प्रॉब्लम है, जैन को प्रॉब्लम है, बौद्ध को प्रॉब्लम है, पारसी, यहूदी, एक नेता बताइए। और तो और छोड़िए अंजना जी, इनसे मैं पूछता हूं, इन अल्पसंख्यक समुदायों जिनका नाम अभी अनुराग भदौरिया ने खुद लिया था, अपनी पार्टी के एक नेता का नाम बताएं, बड़े नेता का नाम बताइए। एक सिख नेता, एक पारसी नेता, मैं बोल लूं, एक यहूदी नेता, एक बौद्ध नेता, बताइए। बता रहा हूं, बताइए जो मंत्री बना। सुनिए, अरे सुन लीजिए, आपको याद होगा लोकतंत्र से चलेगा ना देश, तो बताइए। 1948 में सुन ले, मेरी बात पूरी होने दीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। सरदार हुकुम सिंह का नाम तो आपने सुना था कि नहीं सुना है? सुना है कि नहीं सुना है बताइए। बाद में लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, वो सिख समुदाय से आते थे। उन्होंने सबसे पहले विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इससे सिख समुदाय के हितों का उपेक्षा होती है। यह मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए आप। तो इस तरह की बातें करके, और सुन लीजिए आप, कि मुंशी साहब ने क्या कहा था, क्या मुंशी साहब ने कहा था, उन्होंने तो बड़ी दिलचस्प बात बोली थी। उन्होंने कहा था भारत के कुछ हिस्सों में मयूख कानून लागू होता है, कुछ हिस्सों में मिताक्षर कानून लागू होता है, कुछ बंगाल में उस समय दयाबाग कानून लागू होता था। आप बताइए किस कानून के तहत लाना चाहते हैं? तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप समाज के अंदर में ये डिवाइडर रूल क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, 9 साल की सरकार में आपने कोई काम नहीं किया। आप महंगाई, बेरोजगारी पे आपने कोई काम नहीं किया, महिला सुरक्षा पे कोई काम नहीं किया। आज आप यूसीसी की बात करते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होती। बांटो और राज करो की नीति है आपकी। घसीटा जा रहा था महिला पहलवानों को, आपने एक शब्द नहीं बोला था। वो महिला पहलवान जो देश की बांटो और राज करो की नीति का एक्सटेंशन है, यूसीसी कह रहे हैं। आपने बात नहीं की और आज आप किस बात पे बात कर रहे हैं? फिर ये देखिए, फिर ये जोशो जुनून में बोलते जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी अभी आज तक चैनल पे बैठे हैं ना, अभी इस प्रोग्राम से जस्ट पहले दिखाया गया है कि भारत में करंट अकाउंट डेफिसिट 0.2% पे आ गया है। और यह बताया गया है कि भारत, इसी चैनल पे 15 मिनट पहले इंटरनेशनल रिपोर्ट है कि लगातार 3 साल देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहेगा 6.7% के हिसाब से। यही तो मजे की बात है, मुद्दे की बात तो करने की स्थिति नहीं। और यहां पे फिर मैं कह रहा हूं अंजना जी, जिसको ये मुद्दे की बात कहते हैं, फिर भारत में डेमोक्रेसी एक टेस्ट केस है कि जिसको कहते हैं जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं यदि किसी समाज को दी जाए, कोई नहीं कहता कि 70% माइनॉरिटी के वो लोग हैं जिनको किसी न किसी एक मोदी सरकार की योजना का लाभ मिला है। क्या तरीका है बार बार बोलने का? आपकी आवाज नीची है अनुराग जी। अनुराग जी देखिए, मैं हमेशा गेस्ट को कहती हूँ, जब आप 5 तक पर आते हैं तो एहसास रखिए कि आप 5 तक पर बैठे। शाउटिंग मैच करना हो तो कहीं और जाना पड़ेगा। इसलिए अनुराग जी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमली जब नाम लिया जाए वही मेहमान बोले एक बार में। अन्य 5 लोग हैं, वो सब भी अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं और चुप है, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप भी कृपया करें। सुधांशु जी 2 लाइन में बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं संक्षेप में अपनी बात पूरी, बस 2 लाइन में बात समाप्त करता हूं। देखिए, भारत में एक और बात है, समानता जानते हैं कहां होती है? कि जब मोदी सरकार ने गरीबों के लिए जो योजनाएं दी हैं,
मुस्लिम समाज के 70% लोग हैं जिन्हें कोई ना कोई एक योजना का लाभ जरूर मिला है। किसी ने नहीं कहा कभी इस सेक्युलरिज्म के सूरमा ने कि ईमानदारी से सबको सब कुछ दिया है। जो कहते हैं ना, मुद्दे की बात करो, गरीबी, बेरोजगारी, गैस, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, तब ये बात नहीं करते। इनको केवल उसी में विशेष चाहिए कि ठीक है, आदिल हसन साहब, ये कहते फलाने से चला। भाई 1948 में क्या लागू हो गया था क्या? 1948 में, अभी आप कहते 1948 में आप चले गए। अरे संविधान बना ही 26 नवंबर 1949 को है जाके। ये 1948 में कॉमन सिविल कोड कोड करने लगे। आदिल हसन साहब अभी से ही अवैसी साहब को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी है। जी मैम। वो यूसीसी को हिंदू कोड कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? समान नागरिक सच्चाई कह रहे हैं ना, संहिता। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पासमानदा की बात कर रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5% मुस्लिम कम्युनिटी में बैकवर्ड को रिजर्वेशन दिया, प्रधानमंत्री लागू करवा दे, वहां भाजपा की सरकार है। अमित शाह जी तेलंगाना में जाके बोलते हैं कि यहां 4% रिजर्वेशन है, उसको खत्म कर देंगे। कर्नाटका में आपने खत्म कर दिया। जुनैद नसीर के यहाँ जाते नहीं है, तबरेज अंसारी को मारा जाता है तो आपके मंत्री फाइनेंस, पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर जो जेल से निकलता है उसको माला पहनाते हैं। नजीब जंग, अरे ये 5 रटी लाइनें हैं। आप बैठे हो, वारिस पठान बैठे हो। मैम मेरे साथ सवाल तकलीफ कुछ हुआ है कुछ, ना। अरे आप भाई रिजर्वेशन दे क्वेश्चन दीजिए। पेपर तो देखिएगा। आप रिजर्वेशन दे दीजिए ना। क्वेश्चन पेपर देख के आंसर जवाब लिखा कीजिए हाँ, ना। बोलिए। ये रटा आंसर शीट लेके बैठ जाते हैं आप लोग, पढ़ना शुरू कर हाँ, देते हैं, बोलिए। एक लाइन एक टिक मार्क एक में, नहीं, जब मेरे तक साथ नाम ले तकलीफ लिया हुआ है ना सबका मैडम, काम उस खत्म पर हो। चर्चा नहीं होता। पासमानदा आप कर रहे हैं, पासमानदा उसी पर पहले पासमानदा का को लट रिजर्वेशन टपक दे गए। दीजिए। अरे सर प्लीज सवाल हाँ। तो सुने, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ वो बताएं। पहले ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे तो एक हाँ, जवाब बोलिए, दीजिएगा बोलिए। कि आप हिंदू सिविल कोड इसको क्यों कह रहे हैं? हाँ, यूनिफॉर्म बोलिए। सिविल कोड है जब, तो उसको हिंदू कोड क्यों कह रहे हैं? हिंदू सिविल ओवैसी कोड साहब। इसलिए कह रहे हैं कि आप अनडिवाइडेड हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिली को 3,000 करोड़ का आप टैक्स रिबेट दे रहे हैं। आप चाहते हैं मुसलमान को एक फ्रेम में बांध दें। आप पाकिस्तान से एग्जाम्पल लेना चाहते हैं क्या? प्रधानमंत्री पाकिस्तान से प्रेरणा लेंगे? अब प्रधानमंत्री को पाकिस्तान दिख रहा है। आप देश की बात कीजिए। नागालैंड और मिजोरम में कल्चरल राइट है, उसको खत्म कर देंगे प्रधानमंत्री? आप ही बतलाइए, क्या मामू और भांजा में साउथ इंडिया में भांजी में शादी होता है वो बदल देंगे? कहीं अग्नि का होता है, कहीं माला पहनाया जाता है, प्रधानमंत्री बदल देंगे? गोवा में अलग है, हर जगह हिंदुस्तान में 50-50 किलोमीटर पे कल्चर अलग है, वेशभूषा अलग है, खान पान अलग है। प्रधानमंत्री सबको एक कर देंगे। इंडिया की खूबसूरती, भारत की खूबसूरती प्लूरलिस्टिक है। हर जगह यहाँ अलग रंग, अलग बाप, तो यही बोलना चाहिए ना, बार-बार मुसलमानों को देश के डराते क्यों हैं आप लोग? ढोकला खिलाएंगे। कि हिंदू बिहार कोड आ में लिट्टी जाएगा। चोखा चलता है, हैदराबाद में बिरयानी चलता है। हाँ? ठीक है, एक छोटा सा जवाब उसके बाद सुधांशु जी आ रही प्रधानमंत्री हूं। सबको एक अश्विनी बॉक्स जी, में डाल देंगे वो कह रहे क्या? हैं विविधताओं का देश है और उसका सम्मान करना ही पड़ेगा भारत जैसे देश में। नहीं, इतनी विविधताओं देश का की शायद ही खूबसूरती कोई यही देश है। हो। अंजना जी, पहली बात तो आज तक के चैनल पे दर्शकों को मिसलीड करने की कोशिश हो रही है। कॉमन सिविल कोड आएगा, शादी विवाह की उम्र सबकी समान हो जाएगी, इसमें रिलीजन कहां से आ गया? कॉमन सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका एक जैसा हो जाएगा, सबका कोर्ट के जरिए होगा, सबका मीडिएशन होगा, उसके बाद फैमिली कोर्ट में मैटर जाएगा। इसमें कहां से आ गया रिलीजन? आ गया। कॉमन सिविल कोड आएगा, सबको गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। अभी कुछ लोगों को मेहर की रकम मिलती है 10,000 15,000, कुछ लोगों को 10-10 साल तक गुजारा भत्ता मिलता है। तो एक बीच का रास्ता ऐसा होगा जो सबके लिए लागू होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, अगर नपुंसकता के आधार पर तलाक होगा, बाजपन के आधार पर तलाक होगा या कोड के आधार पर तलाक होगा तो सबका होगा, नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा तो देश की सभी बहन बेटियों को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। मुस्लिम बेटियां बच्चा गोद नहीं ले सकती। कॉमन सिविल कोड आएगा, उनको भरण पोषण का अधिकार मिल जाएगा। आज के डेट मुस्लिम बेटियों को नहीं है। कॉमन सिविल कोड आएगा, सुनिए प्लीज सुनिए, डिस्टर्ब मत करिए, मैं आपको लीगल पॉइंट बता रहा हूं, लीगल पॉइंट बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। कॉमन सिविल कोड आएगा अंजना जी, विरासत का अधिकार एक समान सबको होगा, वसीयत का एक समान अधिकार सबको मिलेगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा, हम दो हमारे दो सब पे लागू होगा, माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको मिलेगा। तो जहां पे इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, हिंदू अपना जैसे 7 फेरे लेते हैं लेते रहेंगे, मुस्लिम जैसे अपना निकाहनामा पढ़ते हैं पढ़ते रहेंगे, क्रिश्चियन जैसे चर्च में जाके शादी करते हैं करते रहेंगे, सिख गुरुद्वारा में अपनी शादी करते रहेंगे, उसे क्या लेना देना? अरे 10 चीजें हैं जो आपकी कॉमन होनी है। परवीज हनीफ साहब, जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों का खास तौर पर जिक्र किया, उनके खिलाफ हो रहे अन्याय का। आपको कैसा लगता है ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव, जिसको एक तरह से आज पीएम खुलकर प्रमोट करते नजर आए? परवेज जी, पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अपनी जगह पर, इसमें एक बात जो ले आते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ की,
ये बताएं कि जितने भी रूल हैं ये जो बने हैं, जो आज परंपरा के रूप में है, तो ये तो अंग्रेजों ने बनाए ना। ये ना तो कुरान के ऊपर है, ना हिंदुस्तानी जो है वो तौर तरीके के ऊपर है, ना यहाँ के आबादी के ऊपर है। यहाँ पर जो है वो अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो इसमें जब क्रिमिनल में अपनी जगह जो है वो औरंगजेब के वक्त में जो है वो हाथ काटने की बात आई तो कहा मना कर दिया गया। तो इस तरीके से अगर कॉमन बात आती है तो कॉमन में कोई एक सा कानून बहुत से मुल्कों में है, बहुत जगहों पे है। मुस्लिम को पूरे ग्लोबलाइजेशन के आधार पर देखने की जरूरत है कि दूसरे मुल्कों में वहां पे भी मुसलमान रहते हैं, वहां पर किस तरीके का क्या है, अपने अपने कानून है। तो अगर हिंदुस्तान में बात आती है तो इससे इतना शोर क्यों होता है? पसमानदा मुस्लिम की बात हो रही है तो पसमानदा के मुस्लिम के बात में जो कह दिया जाता है कि आंसू बहाना बंद करो, तो सवाल यह है कि वो आंसू आपने क्यों नहीं मतलब बहाए? वो लोग जो ये बात कहते हैं कि आंसू बंद हो, तो आंसू आपने क्यों नहीं बहाए? आज 75 साल के बाद में जो है अगर पसमानदा मुस्लिम की बात, हिंदुस्तानी मूल के मुसलमान की बात हो रही है जो 85% है, तो आज मैं समझता हूँ इसका स्वागत होना चाहिए। एक तरफ से एक कोने से दूसरे कोने तक स्वागत होना चाहिए, न कि उस पर बहस हो। उस पर ये हो कि साहब ये आंसू है, ये कमीशन बन गया, कमीशन पे जो है उसमें हो रहा है कि किसी तरीके से दलित मुस्लिम को ही जो है हिस्सा जो है वो मिलना चाहिए। इसके अलावा जो है वो आप ये देखिए कि अभी एक बात आई कि साहब रोजगार जो है छीना जा रहा है मुसलमानों का। तो पसमानदा मुस्लिम का रोजगार कौन छीन रहा है? पिछड़ी जाति की राजनीति करने वालों ने उत्तर प्रदेश में छीना, दलितों की राजनीति करने वालों ने उत्तर प्रदेश में छीना। उत्तर प्रदेश ऐसी प्रांत है जो अपनी जगह पे मिनी इंडिया है, और यहाँ पर जो है वो 20% में 16% पसमानदा मुस्लिम। तो उनकी बात पर जो है इतना शोर शराबा क्यों होता है? क्यों ये आप ही की तरफ इशारा कर रहे हो अनुराग जी? छोटा सा जवाब दीजिए फिर सुधांशु जी आ रहे हैं। अनुराग जी, अधिकार और समानता और सामाजिक न्याय की अगर बात की जाती है तो इसका स्वागत होना चाहिए। स्वागत होना चाहिए, इसका कह रहे हो अनुराग? सुन लीजिए, इसीलिए समाजवादी देखिए समाजवादी पार्टी ने किस रूट पे आ गई। अरे सर एक बार रुकिए सर, मैं बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ सर मैं बोल रहा हूं, एक बार रुक जाइए। मैंने कहा भारतीय समाजवादी पार्टी वही कह रही थी ना कि आप जाति जनगणना, यहाँ पे जाति जनगणना कराइए, और भारतीय जनता पार्टी यही जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, जाति का विरोध कर रही थी। अब उसी पे आ गई ना, जो समाजवादी कहते हैं उसी लाइन पे भारतीय जनता पार्टी को भी आना पड़ता है, क्योंकि जनता यही चाहती है। पीडीए की बात की थी हमने कहा था यहाँ पे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात की थी, आज वही बात आ गई ना। तो हम तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं मेन स्ट्रीम में आए, इनको अधिकार मिलो जो देना नहीं चाहते। और आप कमाल की बात देखिए, 10 साल से सरकार चुपचाप बैठी रही, अब 6 महीना बचे हैं, तो 6 महीने में मैं बात कर रहा हूं कि 6 महीने में आप क्या कर लेंगे? आपने सिर्फ एक बॉल उछाल दी है, जैसे गांव में कहते थे, अरे हमने एक बॉल उछाल दी है, बहस चलने दो, बहस होती रहेगी, माहौल आपस में गर्म बना रहेगा, तब तक 6 महीने में चुनाव हो जाएगा, हमें करना तो कुछ है नहीं। माहौल गरमा रहे हैं आप सुधांशु जी, सिर्फ चुनाव के लिए जानती है, हवा में उछाल दिया बॉल, अब बहस चलने दो। अरे 6 महीने में क्या कर लोगे प्रभु, क्या कर लोगे 6 महीने में? आप तो जाति जनगणना का विरोध कर रहे थे, अब जाति का विरोध कर रहे थे, अब जब जरूरत होती है तो जाति का सहारा ले लेते हो। अब आप अपने आप को रिपीट कर रहे हैं अनुराग जी रिपीट कर रहे हैं। 6 महीने में आपको कुछ करना वरना है नहीं सुधांशु जी, अनुराग जी जो बोल रहे हैं सिर्फ मुद्दा गरमा रहे ताकि चुनाव में सेक सके। देखिए अनुराग जी जो बोल रहे थे अंजना जी, और इनकी हाथ की भाव भंगिमा और हाथ के जो मूवमेंट, ऐसा लग रहा था खुद ही बॉल उछाल रहे हैं, उछाल के कैच करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। तो गंभीरता कितनी है वो दिखाई पड़ती है। अब मैं इस बात के ऊपर एक तथ्यात्मक आधार के ऊपर जवाब देना चाहता हूं। पहली बात यह, जैसा अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा, भाई अगर शादी विवाह की उम्र एक हो जाएगी, जैसे शादी करनी हो करिए, इसमें कौन सी रोक है भाई? अब 9 साल की उम्र में मुस्लिम बच्चियों को शादी होने से छुटकारा मिल जाएगा, इसमें कौन सी समस्या है? चलिए दूसरा पॉइंट कहता हूं कि अब सबको ही एक पति एक पत्नी होगा, इसमें कौन सी समस्या है? फिर जैसे शादी करनी हो करिए, 4 बीबी वाली बात से छुटकारा मिल जाएगा, इसमें कौन सी समस्या है? और दूसरी बात जो आदिल हसन साहब ने कहा, मैं ओवैसी जी को बताना चाहता हूं, जनाब क्या बात कर रहे हैं, हिंदू कोड पे ये हिंदू लॉ लागू किया जा रहा? अरे कुर्बानी तो हिंदुओं ने दी है, कारण इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में तलाक का विधान तो है, हिंदू धर्म में तलाक नाम की कोई चीज है ही नहीं। हमारे यहां पति पत्नी का संबंध कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एक संस्कार है, 16 संस्कारों में से एक है, इसलिए वो 7 जन्म का संबंध माना जाता है। हमारे यहां सावित्री सत्यवान की कथा है। मैं चुनौती से कहता हूं, किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में तलाक का प्रावधान दिखा दीजिए। ये तो आधुनिक युग में हमने स्वीकार किया
कि भाई दुनिया बदल गई, परिस्थिति बदल गई, तो जो ये क्रिश्चियन और इस्लामिक व्यवस्था है ये हमने एक्सेप्ट की कि तलाक का व्यवस्था होगा। क्या मजाक की बात करते हैं भाई, ये तो आपकी चीज हमने एक्सेप्ट की हुई है। ये कह रहे हैं जी हम अपनी तरफ से करने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, और जवाब नहीं दिया भाई अनुराग भदौरिया ने। भाई एक बौद्ध, एक सिख, एक जैन, एक पारसी, बताओ तो आपकी पार्टी में कहीं कोई था? बताओ, नाम बताओ, फिर पूछ रहा हूं, बता दीजिए, तब फिर आपसे आगे बढ़ेंगे। और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, चलो एक पिछड़ा बताओ जो आपके प्रथम परिवार के अलावा आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री रहा हो, बताइए। हम अपने 6 बताएंगे, बोलिए। देखिए आपकी राजनीति कहां पे आके रुकती पता है? आपकी राजनीति आके रुक जाती है परिवार, फिर आप उससे आगे नहीं बढ़ पाते हो, फिर चले जाते हो पाकिस्तान। अरे भैया आप अपना परिवार के बारे में चिंता क्यों नहीं करते? पूरा सिंधिया परिवार लेके आप अपने घर में बैठे हुए हो, उससे पेट नहीं भरता तो आप पासवान जी को भी ले आए अपनी पार्टी में, पूरा अकाली दल भी आप साथ में रहा है आपके, और आप चौटाला साहब परिवार के साथ सरकार चला रहे हैं, उससे पार्टी बना दो पीडीपी, जिसको आप अलगाववादी पार्टी बोलते थे। इसका मूल भाव ये है ना, इस सवाल का प्रश्न का सुधांशु जी, एक सेकंड। जमीयत का कहना है कि ये देश में धार्मिक आजादी के खिलाफ है अंजना जी, और इस वजह से वो अपोज कर रहे हैं। इसके बाद आ रही हूँ आदिल साहब, इसका जवाब दीजिए, वो क्या कह रहे हैं और कौन सा नेता का नाम ले रहे हैं? नहीं जानते हैं, नाम जानते हैं अलग चीज है। क्या देश में धार्मिक आजादी के खिलाफ है यूसीसी का थोपना? ये जमीयत का कहना है। अब मैं, चलिए, अब उनको नहीं, मैं सारी सेकुलर जमात से कहता हूं, अदर देन बीजेपी, ये कोई अपना बता दे जो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष इन्होंने गैर मुस्लिम बनाया हो, अपनी पार्टी में अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष गैर मुस्लिम बनाया हो, किसी सिख को बनाया हो, किसी जैन को बनाया हो, किसी बौद्ध को बनाया हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं किसी कम्युनिटी को प्रॉब्लम नहीं है, न क्रिश्चियंस ने विरोध किया, सिख, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, किसी ने नहीं विरोध किया है, सिर्फ एक ने विरोध किया है। यहां पर समानता की बात नहीं है, वो एक वो है। मजे की बात, अभी रिजर्वेशन की बात कह रहे हैं, पसमंदा के साथ स्थिति खराब है, और ये वो कहते हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है। और मैं पूछना चाहता हूं, आज इस देश में, एक बात मैंने पहले कही थी संसद में, वो रिपीट कर देना चाहता हूं, इस देश की सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन है? पारसी, 0.1% की माइनॉरिटी है। सबसे अधिक प्रॉस्परस कम्युनिटी, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देती है, जैन 1% की माइनॉरिटी है। सबसे इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख 1.8% की माइनॉरिटी है। अरे 0.1%, 1%, 1.8% इतना आगे गए, और जो कहते थे कि साहब हमने हुकूमत की है इस देश के ऊपर, वो पीछे रह गए, इसीलिए कि एक कॉमन में जुड़ना नहीं चाहते, राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ना नहीं चाहते, इसीलिए 70 साल में ये पीछे जाते चले गए, और 1.8% वाले ऊपर जाते चले गए। ठीक है, एक बार आदिल साहब बोल रहे हैं, उसके बाद से अनुराग जी में आ रहे हैं। आदिल साहब उन्होंने सीधा आप पर हमला किया है। 5 सेकंड का, 5 सेकंड है मैम, जरा बड़े 5 सेकंड। ठीक है भदौरिया साहब बोल लीजिए, 5 सेकंड आपका मुझे पता है कितना होता है, बोलिए। ये बताइए, अगर जैन समाज में अच्छी बिजनेस कर रहा है तो आपका योगदान क्या है उसमें? बताइए आप। अगर पारसी समाज अच्छी बिजनेस कर रहा है, आपका योगदान क्या है उसमें? ये बता दीजिए आप। कमाल की बात करते हैं। ठीक है, माने कोई भी समाज आगे बढ़ रहा है उसमें अपना योगदान ले लेते हो आप।